नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके पर मॉक टेस्ट रहेंगे दोस्तों आज। और आज की क्लास में दोस्तों 4 मॉक टेस्ट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्टेड मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलें। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में भागीरथी नदी जो है किस जनपद से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि देखिए गंगा नदी को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है? तो देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? आप सभी जानते हो गंगोत्री से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है उद्गम, उत्तरकाशी से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर, देखिए गंगा नदी से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देखिए उत्तराखंड में गंगा की लंबाई आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो गंगा की जो लंबाई है दोस्तों उत्तराखंड में कितनी है? ये है दोस्तों 96 किलोमीटर। कितनी है? 96 किलोमीटर है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपने एक ऐड और करना है जनपद। देखिए उत्तरकाशी से होकर बहती है गंगा। ठीक है, पौड़ी से, टिहरी से, हरिद्वार से और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ऐड करेंगे देहरादून। ठीक है, तो इन जनपदों से होकर दोस्तों गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की कहाँ है, किस जनपद में है? तो ये भी पूछा जाता है। तो सबसे अधिक क्षेत्र पर जो गंगा नदी जो बहती है वो उत्तरकाशी में बहती है और सबसे कम जो है देहरादून में बहती है। इनकी लंबाई सबसे कम गंगा की देहरादून में है और सबसे ज़्यादा आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित तुनखोला जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखे हैं दोस्तों। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तुनखोला जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन देखिए नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर टिहरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे तुनखोला जलप्रपात किस जनपद में है? ये पिथौरागढ़ जनपद में है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है? देखिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? तो इसके बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा है। हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया और इसका गठन क्यों किया गया? ये मैंने डिटेल में बताया था आपको। तो क्या रहेगा राइट आंसर? हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? देखिए ऑप्शन देखिए 1860, 67, 77 या फिर आपका 82। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 1867, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया? आपको पूछा जा सकता है कौन से ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिन्होंने हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया? तो आंसर रहेगा दोस्तों आपका हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस कमेटी का गठन क्यों किया गया? मैंने आपको बताया था 1867 में नैनीताल में दोस्तों क्या हुआ था? भूस्खलन हुआ था, जिसके कारणों की जांच के लिए जो है रैमजे ने दोस्तों इस कमेटी का गठन किया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन देखिए 2002, 2007, 2009 या फिर 2010। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? गौवंश संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया उत्तराखंड में? तो ये दोस्तों 2007 में लाया गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तराखंड में महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? ऑप्शन देखिए 2000, 2001, 2002, 2003 में, 2003-4 में या फिर 2005-6 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? महिला डेयरी विकास परियोजना यानी कि वुमेन डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसकी शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड में कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2000-2001 में इसकी शुरुआत हुई। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है। इस परियोजना को शुरू करने का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है महिलाओं को विकास की
मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत 2001 में की गई। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद पूछा है, तो आंसर बताइए इसका। चंपावत, बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए पहला तो ये हो गया कि सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, तो ये है आपका चमोली। अगर बात करें दोस्तों सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सबसे अधिक में। ठीक है, सबसे अधिक जो है सिंचित क्षेत्र वाला जो जनपद है उत्तराखंड का वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, क्या है, उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, 2 अगस्त या फिर 2 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों 2 सितंबर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा जनपद जो है आंतरिक जनपद के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में कितने आंतरिक जनपद हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन है आपका आंतरिक जनपद बताइए। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका टिहरी। ठीक है, तो दोस्तों बात करें आंतरिक जिलों की, तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड में जो आंतरिक जिले हैं वो कितने हैं। आंतरिक जिले हैं 4। ठीक है, याद रखेंगे 2 कुमाऊं में हैं आपके, 2 गढ़वाल में है। ठीक है, कुमाऊं में कौन कौन से जिले आंतरिक जिले हैं आपका, एक तो हो गया आपका अल्मोड़ा। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर। तो दोनों चीज याद रखेंगे, कुमाऊं में 2 आंतरिक जिले हैं, अल्मोड़ा और बागेश्वर। और गढ़वाल में कौन से हैं, गढ़वाल में आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग और साथ ही साथ आपका टिहरी। ठीक है, तो 4 जो हैं दोस्तों आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है, ये 2 गढ़वाल के हैं और ये 2 कुमाऊं के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कभी पूछा जाता है आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, तो आंतरिक जिलों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं आंतरिक जिले, आपका अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हरिद्वार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम जो है इसका प्रयोग कब हुआ। ऑप्शन देखिए 1880, 84, 88 या फिर 1892। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग कब हुआ। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1884। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कई बार जो है इनको बता चुका हूं। तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1792। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी, 1792 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा को
बोलांदा बदरीस के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टिहरी रियासत के सारे राजाओं के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों, वो डिटेल वीडियो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए। देखिए, टिहरी रियासत के किस राजा को कहा जाता है बोलांदा बदरीस? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सुदर्शन शाह, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैनीताल में स्थित देश का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल में स्थित देश का पहला जो मेथोडिस्ट चर्च है, इसकी स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1852, 1858, 1864 या फिर 69। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1858, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। तो उस समय दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ये आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, एन सी स्टिप और पी विंडम, एल गोयन या फिर ए डब्ल्यू इबर्टसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा पी विंडम, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सारे जो हैं आपके जो ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हैं वो सीरीज आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके, वहां पर डिटेल में मैंने आपको सारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में जो है डिटेल में आपको बताया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? तो हैप्पी क्लब की स्थापना दोस्तों आप सभी जानते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1903 में दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए, तो पहला मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं सेकंड मॉक टेस्ट पर। पहला देखिए दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार दोस्तों आप परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि जागेश्वर मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर विमानों का निर्माण जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने किया? ऑप्शन देखिए, बसंत देव, भूदेव, निम्बर देव या फिर इच्छर देव। तो राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका निम्बर देव। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे दोस्तों निम्बर देव। इसके बारे में मैंने आपको कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में बताया है अच्छे से। तो निम्बर देव ने दोस्तों जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों निम्बर देव को याद रखेंगे, निम्बर देव को जो है शत्रुहंता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? शत्रु, ठीक है, शत्रुहंता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं 2 पर। आंसर कीजिए इसका, किस चंद शासक को सोर का विजेता कहा जाता है? तो सोर का विजेता किस चंद शासक को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, थोहर चंद, ज्ञानचंद, त्रिलोक चंद या फिर अभय चंद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोर का विजेता किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपको अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है, याद रखेंगे। सोर का विजेता किसे कहा जाता है? ज्ञानचंद को कहा जाता है। साथ ही साथ ज्ञानचंद के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया था। ज्ञानचंद जो है दोस्तों चंद वंश का 29वें नंबर का जो है ये क्या था? राजा था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा था गरुड़ ज्ञानचंद। साथ ही साथ ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? तो ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था दोस्तों वो क्या था? गरुड़ था, ठीक है। इसीलिए इसको गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ज्ञानचंद का सेनापति कौन था, आपको पूछा जा सकता है। तो ज्ञानचंद का जो सेनापति था वो था दोस्तों कौन था? नीलू कठाय, ठीक है, नीलू कठाय, ठीक है। ये भी साथ में याद रखेंगे। सोर का विजेता यानी कि सोर का मतलब पिथौरागढ़ से मतलब है। तो पिथौरागढ़ का विजेता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है। इसका उल्लेख दोस्तों हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है मझेड़ा ताम्रपत्र से, ठीक है। ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कुमाऊं का गूंगा राजा किसे कहा जाता है? तो पूछा जा सकता है आपको कुमाऊं का
गूंगा राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए दीपचंद, जगतचंद, देवीचंद या फिर अजीत चंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कुमाऊं का गूंगा राजा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपचंद। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे दीपचंद को कुमाऊं का गूंगा राजा कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों दीपचंद से संबंधित अनेक फैक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो दीपचंद दोस्तों याद रखेंगे इसका जो संरक्षण जो है किसने किया ये पूछा जाता है। तो शिवदत्त जोशी के संरक्षण पर जो है दीपचंद गद्दी पर बैठा था, मैंने आपको बताया था शिवदत्त जोशी। ठीक है, शिवदत्त जोशी के संरक्षण पर जो है दोस्तों दीपचंद जो है गद्दी पर बैठा दोस्तों। साथ ही साथ जो शिवदत्त जोशी था दोस्तों, ये कौन था? ये हर्षदेव जोशी का पिता था। ठीक है, जिसको हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, और शिवदत्त जोशी को दोस्तों कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे, शिवदत्त जोशी को जो है कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे क्या कहा जाता है? कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है और कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है शिवदत्त जोशी को। ठीक है, क्या कहा जाता है? बैरम खां। तो दोनों फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों दीपचंद जो है दीपचंद ने अपनी जो मूर्ति है वो जागेश्वर के मंदिर में स्थापित करवाई थी। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, किस पवार शासक को गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है? आपने बताना है कौन सा पवार शासक है जिसको गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन देखिए सहजपाल, जगतपाल, कनकपाल, जीतपाल या फिर अजयपाल। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का पवार वंश के बारे में मैंने दोस्तों अच्छे से आपको डिटेल में बताया है, आप जरूर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके उसको देखें। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल। ई ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अजय पाल को। साथ ही साथ अजय पाल से आपने याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको पूछा है गढ़वाल का नेपोलियन, दूसरा आपको पूछा जा सकता है गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल का अशोक। ठीक है, तो गढ़वाल का अशोक किसको कहा जाता है? किस पवार शासक को कहा जाता है? तो गढ़वाल का अशोक भी दोस्तों किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का विस्मार्क भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल का विस्मार्क। ठीक है, गढ़वाल का विस्मार्क। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों ये आप अपने फैक्ट याद रखने हैं। गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है जयपाल को, गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, गढ़वाल का विस्मार्क कहा जाता है जयपाल को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अजयपाल को जो शासन रहा दोस्तों कब से कब तक रहा? तो याद रखेंगे 1490 से लेके आपका 1519 तक इसका शासन रहा अजयपाल का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए 1880, 81, 83 फिर या 84। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई बताइए। 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बताइए? 1883। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? 1883 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है तराई भाबर के विभाजन हेतु दोस्तों इसका गठन किया गया था। और इसका गठन जो है इसके गठन के समय जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे आपको पूछा जा सकता है। तो कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, कौन थे? हेनरी रैमजे थे। ठीक है, हेनरी रैमजे का जो शासन रहा दोस्तों कब से कब तक रहा मैंने बताया था आपको 1850 आपका 6 से 1884 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है मलारी गांव जो आपको चमोली में पड़ता है। तो मलारी गांव से कितने किलो का सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए 5.1 kg, 5.2, 5.3 या फिर 5.4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.2 kg का सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है दोस्तों मलारी गांव से जो आपका चमोली में पड़ता है।
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिल्पी ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों शिल्पी ग्राम योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। शिल्पी ग्राम योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी दोनों के लिए दोस्तों उससे संबंधित है शिल्पी ग्राम योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिल्पी ग्राम योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये कब की गई? 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 2004-5 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इस योजना के तहत जो है विभिन्न शिल्पों से जुड़े एससी एसटी ग्रामों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आपका परामर्श और भ्रमण पुरस्कार वगैरह, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो याद रखेंगे शिल्पी ग्राम योजना जो है दोस्तों ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? गढ़वाल के कितने जिले जो हैं कुमाऊं से लगते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं? 2। ये पहला आपका चमोली हो गया, ठीक है, चमोली, और दूसरा हो गया आपका पौड़ी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। तो दोनों चीज याद रखेंगे, गढ़वाल के 2 जिले कुमाऊं से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? चमोली और पौड़ी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से लगते हैं। एक तो आपका गढ़वाल आके कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं क्वेश्चन ये बनता है। तो गढ़वाल के 2 जिले लगते हैं कुमाऊं से, जो मैंने आपको बताया, चमोली और पौड़ी। और यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से लगते हैं, तो 4 जिले लगते हैं कुमाऊं के गढ़वाल से। कौन कौन से हैं 4 जिले आप याद रखेंगे? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल। ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ठीक है, ये 4 जिले जो हैं कुमाऊं के गढ़वाल से लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया है, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन देखिए, रामगंगा, सोना नदी, सरस्वती नदी या फिर खो नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटद्वार जो है दोस्तों खो नदी के किनारे स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से नैनीताल जनपद किस जोन में आता है? ऑप्शन देखिए, जोन 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोन 4 में आता है दोस्तों आपका नैनीताल जनपद। मैंने अच्छे से आपको बता रखा है 4 और 5 में जो है कौन कौन सी जनपद आते हैं, तो यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। लाखू गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, जिसको हम लाखू गुफा भी कहते हैं? तो किस नदी के किनारे है लाखू गुफा? कोसी, सुयाल, जाट गंगा या फिर खो नदी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुयाल नदी के किनारे स्थित है लाखू गुफा, जो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है हिमालय का इतिहास, ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर मदन चंद भट्ट, डॉक्टर विनोद पुंडीर या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमालय का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है इसको? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मदन चंद भट्ट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पुस्तक का नाम हिमालय का इतिहास। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख जो है किस वेद में है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है किस पुराण में कुलिंदों के लिए कुलिंदोपत्यकस शब्द का प्रयोग किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि किस पुराण में कुलिंदों को जो है क्या कहा गया है? कुलिंदोपत्यकस शब्द का इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखिए, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कुनिंदों के लिए कुनिंदो उपत्यका शब्द का प्रयोग दोस्तों किस पुराण में हुआ है? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, विष्णु पुराण। ठीक है, याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ययाति चरित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ययाति चरित्रम जो पुस्तक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, रुद्रचंद, विजयचंद, लक्ष्मीचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ययाति चरित्रम पुस्तक लिखी है रुद्रचंद ने। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मॉक टेस्ट देखिए दोस्तों, तीसरा। चलिए आंसर कीजिए फर्स्ट का। द फॉरेस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, बद्रीदत्त जोशी, गोविंद वल्लभ पंत, जिम कॉर्बेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई है। तो आपको बताना है केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन देखिए, 7,138 मीटर, 6,968 मीटर, क्या रहेगा आंसर बताइए, 6,670 मीटर या फिर 6,320 मीटर। तो केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6,968 मीटर है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है पर्वतों से। ठीक है, जैसे आपका चौखंबा पर्वत है, ठीक है, साथ ही साथ आपका बंदरपुच पर्वत है, तो इनकी ऊंचाइयाँ भी पूछी जाती हैं। तो आपने याद रखना है, मैंने बता रखी है सारे आपको। तो केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6,968 मीटर है। अगर चौखंबा की बात करें तो चौखंबा की जो पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 7,318 मीटर। ठीक है, ये चौखंबा की ऊंचाई है। ठीक है, किसकी ऊंचाई है? चौखंबा। ठीक है, चौखंबा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,318 मीटर है। साथ ही साथ बात करें बंदरपुंछ की, ठीक है, तो बंदरपुंछ पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है आपका 6,320 मीटर। ठीक है, 6,320 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आंख मिचोली नामक सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है किस चित्रकार का है? ऑप्शन देखिए, मौलाराम, चेतू, माणकू या फिर हरिदास। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? आंख मिचोली। ठीक है, कई बार पूछा है, आंख मिचोली नामक सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है किस चित्रकार का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा माणकू। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, माणकू की माणकू के वो है दोस्तों ये चित्र है। जैसे आपका आंख मिचोली हो गया, एक और याद रखेंगे आप, गीत गोविंद चित्र जो है किसका है ये पूछा जा सकता है आपका, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद जो है चित्र किसका है आपको पूछा जा सकता है। तो गीत गोविंद जो चित्र है दोस्तों किसका है? ये भी आपका माणकू का ही है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुकंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों मुकंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, श्रीनगर, टिहरी, कोटद्वार, देहरादून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटद्वार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे मुकंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जाता है मौलाराम संग्रहालय कहाँ है। ठीक है, अगर मौलाराम की बात आई तो मौलाराम संग्रहालय दोस्तों श्रीनगर में है। ठीक है, साथ ही साथ एक और पूछा जाता है राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय भी है। ठीक है, वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में क्या है? वीरेंद्र शाह। ठीक है, वीरेंद्र शाह संग्रहालय। ठीक है, और श्रीनगर में मैंने बताया था आपको मौलाराम संग्रहालय है। मौलाराम संग्रहालय कहाँ है? ये श्रीनगर में है। और नरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में है। ठीक है, और मुकंदी लाल संग्रहालय कोटद्वार में है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? आपको बताना है कौन सा हिमनद जो है उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। ऑप्शन देखिए, डोरियानी, रालम, रक्तावन या फिर
चतुरंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन सा जो हिमनद है दोस्तों उत्तरकाशी में नहीं है आपने बताना है। तो 5 का राइट आंसर हो गया, क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों डोरियानी जो ग्लेशियर है ये आपका उत्तरकाशी में है, ये ठीक हो गया। ठीक है, रक्तावन भी आपका उत्तरकाशी में है और चतुरंगी ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी में है। लेकिन जो रालम है दोस्तों, रालम हिमनद, रालम ग्लेशियर कहाँ है आपका, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में सबसे कम एसटी जनसंख्या निवास करती है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की। तो आपको बताना है राज्य में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है। ऑप्शन देखिए टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रतिशत में जो है आपका अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, मैंने आपको बताया था टिहरी में है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये उधम सिंह नगर है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। गोपेश्वर आपका चमोली में है, आप सभी जानते हैं। गोपेश्वर में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जो है किस गोरखा सेनापति ने करवाया था। ऑप्शन देखिए महावीर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, सूरवीर सिंह थापा या फिर रणजोर सिंह थापा। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर, गोपेश्वर चमोली में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस गोरखा सेनापति ने करवाया था। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर सिंह थापा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अमर सिंह थापा दोस्तों आप जानते हैं चमोली शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, साथ ही साथ महावीर सिंह थापा का भी आप नाम याद रखेंगे। महावीर सिंह थापा दोस्तों चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, चमोली गोपेश्वर में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था अमर सिंह थापा ने, साथ ही साथ महावीर सिंह थापा ने दोस्तों क्या किया था, चंपावत के बालेश्वर मंदिर, ठीक है, चंपावत का बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने कराया बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, तो दोस्तों महावीर सिंह थापा ने करवाया। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए 23 मार्च 1939, ठीक है, 23 जनवरी, 23 अगस्त। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर, आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपका दोनों चीज़ पूछी गई है, डेट भी और ईयर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1939। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कभी आपका जो है ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, डे भी याद रखना है आपको। तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना जो है कब हुई, 23 जनवरी 1939 में हुई। कहाँ हुई पूछा जा सकता है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में 23 जनवरी 1939 को हुई। ठीक है, कहाँ हुई, देहरादून में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने आपको टिहरी प्रजामंडल से रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट बताए थे। ठीक है, वो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, स्वामी विचारानंद ने अभय पत्रिका का संपादन कब किया। आपको बताना है स्वामी विचारानंद ने अभय पत्रिका का संपादन कब किया। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 1917, 1922, 1915, 1936। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, अभय पत्रिका का संपादन जो है स्वामी विचारानंद ने कब किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922 में किया दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, थारू, बोक्सा आदि जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। ये दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको, थारू, बोक्सा आदि जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है किस वर्ष दिया गया था। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा 1967। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 10 का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, रुड़की IIT पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो रुड़की IIT पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। ऑप्शन देखिए 2000, 1997, 2001, 2002। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
1997। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे रुड़की IIT पर डाक टिकट दोस्तों कब जारी किया गया था? 1997 में जारी किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये मैंने पहले भी बताया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये उधम सिंह नगर में खोला गया है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, श्रीयंत टापू श्रीनगर कांड कब घटित हुआ था? तो मैंने अच्छे से आपको बताया दोस्तों, श्रीयंत टापू श्रीनगर कांड कब हुआ था? 15 नवंबर 1995, 10 नवंबर 1995 या फिर 15 नवंबर 1999 या फिर 10 नवंबर 1994। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नवंबर 1995। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे श्रीयंत टापू श्रीनगर कांड कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 में हुआ था। आगे चलते दोस्तों, कुमाऊं का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया था? 14 नंबर का देखिए, कुमाऊं का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया था? ऑप्शन देखिए, काशीपुर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, देहरादून। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं का पहला बाल थाना खोला गया था रुद्रपुर में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1973, 1988, 1989 या फिर 2009। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से रखा गया? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता रखे। ठीक है, अब साथ ही साथ इनके आंसर भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 क्या है देखिए, स्वधम व सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वधम व सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? बताइए, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? उत्तराखंड में स्वधम व सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है दोस्तों स्वधम और सुमेरु गुफा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17। चलिए आंसर कीजिए इसका। दिव्य शिला नामक प्रसिद्ध शिला किस धाम के निकट है? तो आपको बताना है दिव्य शिला नामक प्रसिद्ध शिला जो है किस धाम के निकट है। ऑप्शन देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुनोत्री धाम के निकट है दोस्तों दिव्य शिला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन देखिए, 6.8, 9%, 11.92% या फिर 15.1%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत बताना है उत्तराखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11.92%। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, 11.92% रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ईसाई का पूछा जा सकता है। तो ईसाई का आप याद रखेंगे, ईसाई का जनसंख्या प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कितना है? 0.32%। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदू पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत उत्तराखंड में। ठीक है, हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 84.96, 84.96%। इसको आप कह सकते हैं 85%। ठीक है, साथ ही साथ जैन की बात करें तो जैन का जो है दोस्तों जैन का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? जैन का है 0.11%। ठीक है, 0.11% दोस्तों ये जैन का है। ठीक है, जैन जनसंख्या का। तो याद रखेंगे सबसे कम है आपका उत्तराखंड में जैन धर्म के लोग। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रसिद्ध जो है चंद्रकूट पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में चंद्रकूट पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली। तो राइट आंसर 19 का क्या होगा दोस्तों? चंद्रकूट पर्वत उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों टिहरी में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। टिहरी में स्थित है चंद्रकूट पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बाज बहादुर चंद ने बहादुर की उपाधि, ठीक है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देखिए, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है मैंने पहले भी बताया है गढ़वाल का। ऑप्शन देखिए, रानी कर्णावती, जिया रानी, तीलू रौतेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा तीलू रौतेली। ठीक है, तीलू रौतेली को गढ़वाल का क्या कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, गोरखा काल में कामी कहा जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है गोरखा काल में कामी किसे कहा जाता था। ऑप्शन देखिए, शिल्पकार, गुलाम व्यक्ति, सेवानिवृत्त सैनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोरखा काल में कामी कहा जाता था शिल्पकार को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, शिल्पकार को कामी कहा जाता था गोरखा काल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कब किया गया? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। और इसको कब राज्य खेल घोषित किया गया ये बताना है। 2001, 2011, 2015 या 2016। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? आप सभी जानते हैं 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक है, 2011 में दोस्तों राज्य खेल घोषित किया गया फुटबॉल को, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, निम्न में कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है? आपने निम्न मेलों में बताना है कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है। पहला देखिए, कंडक मेला, सेल्कू मेला, रेणुका देवी मेला या फिर कालसन मेला। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, उत्तरकाशी में कंडक मेला लगता है, सेल्कू मेला भी लगता है, रेणुका देवी मेला भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेला नहीं लगता उत्तरकाशी में? कालसन मेला नहीं लगता है उत्तरकाशी में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक स्वीकृति राज्यपाल द्वारा कब दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैरसैंण जो है आप सभी जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो आधिकारिक स्वीकृति है राज्यपाल के द्वारा कब दी गई? ऑप्शन देखिए, 8 जून 2020, 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2021 या फिर 8 जून 2021। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? राइट आंसर हो जाएगा 8 जून 2020 को दोस्तों गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की राज्यपाल ने आधिकारिक स्वीकृति दी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट 4 पर, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए भी चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन देखिए, क्या रहेगा राइट आंसर इसका? अनुच्छेद 160, 62, 64 या फिर 66। क्या रहेगा राइट आंसर इसमें बताइए? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 164। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, किस अनुसूची के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, राज्यपाल किस अनुसूची के तहत जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है? तो याद रखेंगे अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, अनुसूची 3 के तहत दोस्तों क्या होता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है।
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपको बताए हैं। मुख्यमंत्री दोस्तों राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। आपको बताना है विधानसभा का सत्र जो है एक वर्ष में कितनी बार विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और बुलाना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बार, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का 5 वर्ष होता है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आपातकाल में जो है दोस्तों 1 वर्ष इसमें बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो विधानसभा का गठन दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 170 के तहत किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 170 के तहत दोस्तों विधानसभा का जो है दोस्तों गठन से संबंधित है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226 या 228। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाई कोर्ट दोस्तों रिट जारी करता है आपका किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, ठीक है। 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों, हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, और आपका सुप्रीम कोर्ट जो है आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर, अल्मोड़ा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 4 का, ठीक है। सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा वाले जो जिले हैं दोस्तों वो भी आप साथ में याद रखेंगे, जैसे आपका अल्मोड़ा हो गया, साथ ही साथ आपका पौड़ी हो गया, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपको, पौड़ी, टिहरी हो गया, ठीक है, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, ठीक है, और देहरादून, ठीक है। तो ये साथ में आपको याद रखने, आपको पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन देखिए, उधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत, देहरादून। तो क्या रहेगा 5 का राइट आंसर, उत्तराखंड का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पौड़ी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 5 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो है डिटेल में ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए 6 का आंसर करिए, राज्य में झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है उत्तराखंड में झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा चंपावत में स्थित है दोस्तों झिलमिल ताल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक। ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस हैमिल्टन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है फ्रांसिस हैमिल्टन ने। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राज्य में स्थित किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है। आपने बताना है राज्य में यानी कि उत्तराखंड में स्थित किस किले को कहा जाता है गीदड़ का महल। ऑप्शन देखिए, राजबुंगा किला, श्यालबुंगा किला, लंदन फोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य में स्थित किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा श्यालबुंगा किला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था श्यालबुंगा किला जो है ये अल्मोड़ा में स्थित था, और साथ ही साथ इस किले से कौन लड़ता था, इस किले से लड़ता था लक्ष्मी चंद, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बताया था लक्ष्मी चंद के बारे में,
ठीक है। लक्ष्मीचंद दोस्तों इस किले से लड़ता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलकनंदा नदी में नाव डूबने से किस पंवार या परमार शासक की मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ऑप्शन देखिए, महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर मेदिनी शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्याम शाह, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, श्याम शाह की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? आपको बताना है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। तो मैंने अच्छे से आपको बता रखा है खुड़बुड़ा के युद्ध के बारे में। देखिए खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 14 मार्च 1803, 1804, 1804, 1803। तो आपको बताना है इसमें से 14 मार्च को हुआ, 14 मई को, 14 जुलाई को या फिर 14 सितंबर को। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 14 मई। याद रखेंगे 14 मई 1804, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 14 मई 1804 को क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। टिहरी रियासत के किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए? टिहरी रियासत के किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सुदर्शन शाह, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो 1885 में हुई। तो उसमें ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये बताना है। फिशर, H.G. रोज, हेनरी रैमजे या फिर J.R. ग्रीक। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H.G. रोज, ठीक है। इसको रोज भी लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 पर। 13 है दोस्तों, मुक्तेश्वर नैनीताल में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1888, 1890, 1893 या फिर 1898। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1893 में हुआ दोस्तों मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है, निम्न में कौन एक कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था? तो देखिए, हरगोविंद पंत, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी, कल्याण जोशी। क्या रहेगा 14 का राइट आंसर? निम्न में कौन एक कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए हरगोविंद पंत था, इंद्रलाल शाह भी था, मोहन जोशी भी था, कल्याण जोशी नहीं था, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, पहला है दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन देखिए, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 12 जनवरी को दोस्तों इसका आयोजन हुआ, 12 जनवरी 2025 को, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमने 4 मॉक टेस्ट आज, ठीक है। और ये चारों मॉक टेस्ट में जो आपने क्वेश्चन देखे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इनको जरूर ध्यान से देखिए और एक बार आप जरूर देखिए दोबारा इसको, ठीक है। और आई होप आपको जो है दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।